नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड का ये कक्षा 8 का हमारी दुनिया बुक है। आज के इस क्लास में हम लोग इस हमारी दुनिया बुक यानी भूगोल के इकाई 1 का क भूमि, मृदा एवं जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के अध्याय में हम लोगों ने संसाधन के बारे में पढ़ा है कि संसाधन किसको बोला जाता है, संसाधन क्या होते हैं। और आज भूमि, मृदा एवं जल, इन 3 संसाधनों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि भूमि किसको कहते हैं और फिर मृदा किसको कहते हैं और जल को क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। और फिर ये संसाधन हैं तो कैसे हैं, किस तरह के संसाधन हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चूँकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, ये अध्याय थोड़ा सा लंबा है, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो भी पढ़ लेंगे तो आप दूसरा पार्ट भी इसका ज़रूर पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा अध्याय समझ में आएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दें। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो हमारा एक खुद का दूसरा चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप उस चैनल को विज़िट करें और वहाँ से जाके आप इंग्लिश सीखें और ट्रांसलेशन भी सीखें। तो पहले क्या है देखिए, भूमि। मधु और रवि को दादाजी के साथ खेत पर घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा था। चारों ओर धान के पौधे लहलहा रहे थे, हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी। तभी मधु दादाजी के से पूछ बैठी, क्या सभी जगह भूमि ऐसी ही है? भूमि नहीं होती तो क्या है? मधु और रवि दोनों जो है अपने दादाजी के साथ खेतों पे घूम रहे हैं और खेतों में लगी फसल लहलहा रही है, उसकी हरियाली दूर दूर तक नज़र आ रही है। तभी इन बच्चों ने, मधु और रवि ने अपने दादाजी से पूछा कि क्या सभी जगह भूमि ऐसी ही है और भूमि नहीं होती तो क्या होता? तो दादाजी ने कहा, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि संसाधन किसे कहते हैं। हम जिंदगी जीने के लिए जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वो सभी हमारे लिए क्या हैं? संसाधन हैं। तो हम इस पृथ्वी पर हैं, खड़े हैं, हमारा घर, मकान, जगह ज़मीन जो भी है, सड़क, पुल, पुलिया जो भी है, वो सब कहाँ पे है? इसी भूमि पर है, इसी ज़मीन पर है, इसी पृथ्वी पर है। तो ये जो भूमि है, ये जो पृथ्वी है, ये भी हमारे संसाधन हैं। बिना इसके हम कैसे रहते? मानव इस पर निवास करता है। अपनी आवश्यकता की अधिकतर वस्तुएं भी वह इसी से प्राप्त करता है। हम जितने भी चीज़ों का उपयोग करते हैं उनमें लगभग सभी चीज़ें हम इसी भूमि से प्राप्त करते हैं, इसी भूमि पे प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 29% भाग पर भूमि का विस्तार है, यानी स्थल है। यानी ये जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया में अगर भूमि को देखा जाए तो वो सिर्फ 29% ही भूमि है, शेष भाग क्या है? वो जल है। यह पहाड़ी, पठारी, मैदानी, दलदली, मरुस्थलीय, हिमच्छादित एवं वनाच्छादित रूपों में पाई जाती है। पहाड़ी भाग जहाँ पे पहाड़ होते हैं, पठारी क्षेत्र जहाँ पे होते हैं, मैदान, समतल भूमि जहाँ की होती है वो मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं। दलदली, जहाँ की भूमि दलदली होती है वो दलदली कहलाती है। मरुस्थली, जहाँ पे कुछ भी उपजाऊ नहीं, उपजता नहीं है, वो मरुस्थल कहलाता है। हिमाच्छादित, मतलब जहाँ बर्फ़ ढका रहता है, बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है। एवं वनाच्छादित, जहाँ पे सिर्फ
वन ही वन होते हैं रूपों में पाई जाती है। मधु ने टोकते हुए कहा, दादाजी तब तो भूमि के विविध रूप देखने को मिलते होंगे। मधु ने क्या किया, दादाजी जब बता रहे थे तो मधु ने बीच में ही टोकते हुए ये चीज़ पूछा कि भूमि का तो अलग अलग रूप होगा। तो दादाजी ने कहा, हाँ, भूमि के ये विविध रूप मानव बसाव को एक समान रूप से आकर्षित नहीं कर पाते हैं। चूँकि मैदानी भाग में जीवन जीना आसान है, सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं, अतएव मैदानी क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। दादाजी ने क्या कहा कि भूमि के ये विविध रूप, कौन से विविध रूप, पहाड़ी, पठारी, मैदानी, दलदली, मरुस्थली, हिमाच्छादित और वनाच्छादित, ये जो रूप हैं ये एक समान रूप से मानव को बसाव के लिए आकर्षित नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैदानी भाग में क्या होता है, जीवन जीना आसान होता है। जब आप पहाड़ों पर जीवन जिएंगे तो आपको आने जाने में, आपको पानी में प्रॉब्लम होगा। पठारी क्षेत्र में भी उसी तरह से आपको आवागमन में दिक्कत होगा और पानी की प्रॉब्लम होगी। खेतीबाड़ी में भी प्रॉब्लम होगा। मैदानी क्षेत्र में आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते हैं, पानी की भी उपलब्धता है, खेती की भी भूमि आपको आसानी से मिल जाएगा। दलदली क्षेत्र में परेशानी है, मरुस्थल में तो कुछ उपज ही नहीं होगा। हिमाच्छादित जो है, जहाँ सिर्फ बर्फ़ ढका रहता है, वहाँ भी आपको परेशानी है। और वनाच्छादित जहाँ है वहाँ भी आपको परेशानी ही परेशानी है। लेकिन इन सब में से जो मैदानी भाग होता है, जो सपाट भाग होता है, वहाँ पे लोगों का जीवन जीना थोड़ा सा आसान होता है। सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं, अतएव मैदानी क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र कहाँ होते हैं, मैदानी क्षेत्र में। भूमि का उपयोग, दादाजी ने पूछा, मधु तुम बताओ तो भूमि के क्या क्या उपयोग हैं। अब ये जो भूमि है इसका क्या क्या उपयोग है, ये दादाजी ने पूछा। तो मधु ने कुछ देर सोच कर कहा, भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर कृषि कार्य होता है, इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं। मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, कारखाना, विभिन्न खेलों के मैदान एवं स्टेडियम इत्यादि भूमि पर ही बने होते हैं। क्या है, हम इसी भूमि पर जो कुछ भी हम देख पाते हैं वो सब क्या है, इसी भूमि पर है। पेड़ पौधे भी हैं तो इसी भूमि पर वो हैं, मकान हैं तो इसी भूमि पर हैं। बहुत अधिक मकानों के साथ जो बना हुआ एक गांव है वो कहाँ है, इसी भूमि पर। शहर कहाँ बसा है, इसी भूमि पर। तालाब कहाँ है, इसी भूमि पर। नहर कहाँ है, इसी भूमि पर। कुआं कहाँ है, इसी भूमि पर। चापाकल कहाँ है, इसी भूमि पर। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन, ये सभी कहाँ हैं, ये तो इसी भूमि पर हैं। मुझे तो लगता है जब जैसी ज़रूरत तब मानव भूमि का वैसा उपयोग करता है। अपने विवेक के अनुसार मानव क्या करता है, इस भूमि का उपयोग कर लेता है जब उसकी आवश्यकता जिस रूप में उसे महसूस होती है। भूमि उपयोग में अंतर, भूमि उपयोग में क्या अंतर है, रवि ने पूछा। दादाजी हम सभी जगह भूमि का एक तरह से उपयोग क्यों नहीं करते। दादाजी ने कहा, बिल्कुल ठीक, भूमि का उपयोग सभी जगह एक समान नहीं है। इसमें अंतर का मुख्य कारण समय एवं क्षेत्र के अनुसार मानवीय जरूरतों में बदलाव का आना है। इसी कारण कभी वन क्षेत्र को साफ करके अधिवासीय क्षेत्र, निवास करने योग्य या कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है, तो कभी कृषि क्षेत्र को अधिवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है। क्या होता है कि कभी जो है वो वन क्षेत्र को अधिवासीय मतलब बसने योग्य बनाया जाता है, और कभी कृषि क्षेत्र को विकसित करके उसको अधिवासीय क्षेत्र यानी फिर से उसको बसने के रूप में उसको विकसित किया जाता है।
कृषि योग्य भूमि पर कारखाने भी लगाए जाते हैं। कभी कभी तो आदिवासीय क्षेत्रों की जगह पर सड़क या रेल मार्ग भी विकसित किए जाते हैं। हमारी ज़रूरत के हिसाब से आप सड़कों का निर्माण देखते हैं कि उपजाऊ भूमि से होकर सड़क गुजरती है, उपजाऊ भूमि से होकर रेल मार्ग गुजर जाती है, या कभी कभी कहीं उपजाऊ भूमि पे कल कारखाने भी लग जाते हैं। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से भूमि का उपयोग कर लेते हैं। रवि ने पूछा, दादाजी क्या एक समान भूमि होने के बावजूद भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भूमि के उपयोग में अंतर पाया जाता है? दादाजी ने कहा, हाँ, विश्व के कई स्थानों में फैली घास भूमियों में खेती की जाती है। प्रेरी प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है, तो भूमध्य प्रदेश की भूमि पर रसदार फलों की खेती की जाती है। क्या होता है कि विश्व में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां घास की भूमि पे खेती की जाती है और प्रेरी प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है, और भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है उसमें रसदार फलों की खेती की जाती है। इसी तरह मैदानी भागों में कृषि कार्य की अधिकता देखी जाती है, तो पठारी भागों की भूमि जो कृषि कार्य के लिए उतनी अनुकूल नहीं है, वहाँ कृषि कार्यों में अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना को प्रमुखता दी जाती है। मैदानी भाग में क्या होता है, खेती करना आसान होता है पठारी भागों के बनस्पत, तो पठारी भागों में उद्योग धंधों को लगाने की अनुमति दी जाती है और वहाँ प्रमुखता से उद्योग धंधों को ही लगाया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैदानी क्षेत्रों में भी उद्योग धंधे को लगा दिया जाता है। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो भूमि है इसके उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक किन किन कारणों से भूमि के उपयोग को प्रभावित किया जाता है, इसके बारे में रवि ने पूछा, दादाजी भूमि का उपयोग किन किन कारकों से प्रभावित होता है, यानी भूमि का जो उपयोग है उसमें कौन कौन से चीज़ हैं जिनसे वो प्रभावित होते हैं। दादाजी ने कहा, देखो भूमि का उपयोग दो प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होता है, प्राकृतिक कारक एवं मानवीय कारक। दो कारणों से भूमि का उपयोग प्रभावित होता है। पहला प्रकृति यानी स्वयं से जो कुछ भी होता है, और दूसरा मानव जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक क्या है, कौन सा ऐसा कारण है जो प्रकृति के तरफ से किया जाता है और उससे भूमि के उपयोग में हमको बाधाएं उत्पन्न होती है। रवि बोला, प्राकृतिक कारक का क्या मतलब? दादाजी ने कहा, स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। क्या होता है, दादाजी ने क्या कहा, स्थल रूप में भिन्नता, यानी इस भूमि पर जो स्थल भाग है उसमें जो भिन्नता है वो कैसे होती है? मृदा की विशेषता। मृदा किसे कहते हैं? उपयोगी भूमि को मृदा कहते हैं। इसकी विशेषता अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के मृदा हैं और उनमें अलग अलग तरह के फसलें, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। कुछ जगह खनिज की उपस्थिति है, यानी ज़मीन के अंदर जो कुछ भी ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं जिसका हम मनुष्य उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो खनिज कहलाते हैं। फिर जलवायु, वहाँ का जीवन जीने का जो तरीका है वो कैसा है, वहाँ के लोगों का खान पान क्या है, वहाँ कैसी खेती की जाती है, वहाँ किस किस तरह के जानवर पाले जाते हैं, वो निर्भर करते हैं। एवं जल संबंधी विशेषताएं, वहाँ उस क्षेत्र में जल की उपलब्धता कैसी है, अधिक मात्रा में है, कम है, ये सभी चीज़ प्राकृतिक कारक हैं, भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। कठोर भूमि के कारण पठारी क्षेत्रों में कारखाने प्रमुखता से लगाए जाते हैं, जबकि मैदानी भूमि में फसलों की खेती की जाती है। क्या होता है, पठारी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र की जो भूमि होती है उसको आप जुताई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आप
खेत की जुताई करके फसलों को आप नहीं उगा सकते हैं। तो इस तरह के क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि प्रमुखता से कल कारखाने, फैक्ट्रियों को लगाया जाता है, जबकि मैदानी क्षेत्र में फसलों की खेती की जाती है। पठारी क्षेत्रों में भी जहाँ खनिजें पाई जाती है वहाँ खनन कार्य किए जाते हैं। पठारी क्षेत्र में खेती तो नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, खनन का कार्य होता है। तो हम उस भूमि का उस रूप में उपयोग करते हैं। मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है। जिस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी होती है, यानी मानसून का बादल आने से जिस क्षेत्र में बारिश होती है वहाँ क्या होता है, धान की खेती की जाती है। तो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में गेहूं की खेती की जाती है। जिस क्षेत्र में हल्की ठंड होती है वहाँ क्या होता है, गेहूं की खेती की जाती है। मधु ने कहा और मानवीय कारक, तो अब मानवीय कारक किसको कहते हैं ये हम लोग आगे के पन्नों में देखेंगे। दादाजी ने कहा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। क्या होता है, भूमि के उपयोग में परिवर्तन कैसे होता है, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, यानी तकनीकों का साधन, अत्यधिक मशीनरी का उपयोग करके जनसंख्या में वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि। मानवीय आवश्यकता मतलब हम आप मनुष्य हैं, हमारी आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार हम क्या करते हैं, भूमि में परिवर्तन ले आते हैं। तकनीक के माध्यम से हम भूमि में परिवर्तन ला देते हैं। जनसंख्या की लगातार वृद्धि हो रही है, इस वजह से क्या होता है कि जो भूमि है, जो भूमि उपजाऊ है, जहाँ पे खेती होती है, जिस भूमि में फसलें उगाई जाती है, उस भूमि पे बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बना दिए जा रहे हैं, या फिर हवाई अड्डे बना दिए जा रहे हैं, या फिर रेलवे लाइन को क्रॉस किया जा रहा है, ओवर ब्रिज को बनाया जा रहा है, या फिर श्रम की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं के कारण क्या होता है, भूमि में परिवर्तन हो रहा है। आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे कि आपके आसपास के जिन खेतों में, अगर आप मैदानी भाग में हैं और आपके आसपास में खेती होती थी, तो जिन क्षेत्रों में, जिन खेतों में आज से पहले खेती की जा रही थी, आज उसमें घर मकान बन गया है, या फिर पेट्रोल पंप बन गया है, या और भी कुछ हो गया है। तो ये क्या है, उस भूमि के उपयोग में परिवर्तन आ गया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि उपयोग में अंतर आता है। शहरों के पास भवनों के निर्माण हेतु भूमि की मांग बढ़ी है, परंतु भूमि की मात्रा सीमित है। इस समस्या से निपटने की तरकीब भारतीय वैज्ञानिकों एवं शहर नियोजकों ने भी ढूंढ ली है। हाँ दादाजी, हमारे गांव की खाली पड़ी बंजर जमीन पर पंचायत भवन बनाया गया है। यह भी तो बदलते भूमि उपयोग का उदाहरण है। क्या है, जो बंजर भूमि था, जिस पे ना खेती होती थी ना और कुछ हो रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या बनाया गया है, पंचायत भवन बनाया गया। तो उस भूमि के उपयोग में परिवर्तन आ गया। वो भूमि किसी काम का नहीं था, लेकिन वहाँ पे पंचायत भवन बना के उसको दूसरे उपयोग में लिया गया। तो ये भूमि के उपयोग में अंतर हो गया। दादाजी ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक समझे। अब देखिए जानकारी, कुछ भूमि के उपयोग में कैसे अंतर होता है इसकी एक जानकारी दी जा रही है आपको, कि मुंबई के निकट की दलदली भूमि को सुखाकर, दलदली भूमि मतलब जिस भूमि पर जाने से, जिस पृथ्वी पर जाने से वो धंसने लगता है, आपके जाने से नहीं धंसे लेकिन उस पर अधिक वजन पड़ने से वो दबने लगेगा, उसको क्या किया गया, उसको सुखाकर ठोस भूमि में बदल दिया गया। मशीनरी का इस्तेमाल करके उस दलदल भूमि को सुखा दिया गया और फिर तब उस पर नवी मुंबई शहर का विकास किया गया। या राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र था, सिर्फ बालू ही बालू था, वहाँ क्या किया गया, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर खेती की जाने लगी। तो जो रेगिस्तानी क्षेत्र था वहाँ खेती होने लगी। जो दलदली भूमि थी, जहाँ पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान नहीं बनाए जा सकते थे, वहाँ क्या हो गया, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग वाले मकान बनाए गए। तो ये दो उदाहरण क्या हैं, भूमि के उपयोग में अंतर के उदाहरण हैं।
दलदली भूमि पर विकसित नवी मुंबई शहर, ये जो है ये क्या है, दलदली भूमि, मतलब जहाँ की भूमि ठोस नहीं थी उस भूमि को सुखा के और नवी मुंबई जैसे शहर को बसाया गया है। तो ये भूमि का उपयोग में अंतर हो गया। भूमि उपयोग प्रारूप क्या है, देखिए, कार्यकलाप, आसपास के 2 गांवों की भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कीजिए तथा उसका विश्लेषण कीजिए। आप जिस जगह पे भी हैं उस जगह के आसपास की जो भूमि है, आपके गांव या आपके छोटे शहर या बड़े शहर या मोहल्ले और दूसरे मोहल्ले की भूमि के उपयोग में किन किन तरह का आपको अंतर नज़र आ रहा है, आप उसको एक आंकड़े में व्यक्त करें, लिखें, बनाएं। दादाजी ने कहा, रवि, भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़ों से है। क्या है, भूमि का जो उपयोग है, हर एक कार्य के लिए जो भूमि का उपयोग किया जा रहा है उनके आंकड़ों पर हमेशा बदलते रहते हैं। अब मान लेते हैं कि जो भूमि खेती के लिए था, लेकिन अब उस खेती वाली भूमि पे अब आपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए या कल कारखाने लगा दिए या हवाई अड्डे बना दिए, तो अब वो जो भूमि है वो खेती के लायक नहीं है, वो तो अब खेती वाली भूमि नहीं है। तो वो आंकड़े जो हैं वो घटते बढ़ते रहेंगे, बसाव का क्षेत्र बढ़ जाएगा और उपजाऊ भूमि का क्षेत्र घट जाएगा। मतलब यह कि विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं मिलता। कहीं वन क्षेत्र अधिक मिलता है तो कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र, तो कहीं बंजर भूमि का क्षेत्र अधिक मिलता है। क्या है, कहीं किसी देश में वन क्षेत्र अधिक है तो किसी देश में बुआई करने वाला भूमि अधिक है, तो किसी क्षेत्र में, किसी देश में बंजर भूमि की अधिकता है। हमारे देश में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग ही रखता है। हमारे यहाँ जो ये भूमि से संबंधित आंकड़े हैं कि कितनी भूमि हमारे पास पहाड़ी है, कितनी भूमि हमारे पास पठारी है, कितनी भूमि हमारे पास मैदानी है, कितनी भूमि हमारे पास मरुस्थली है, कितनी भूमि हमारे पास हिमाच्छादित है, कितनी भूमि हमारे पास वनाच्छादित है, इन सब का जो आंकड़ा है, इसका जो हिसाब किताब है, उसका जो रिकॉर्ड है, उसको कौन रखता है? भू राजस्व विभाग रखता है। भूमि उपयोग वर्ग, दादाजी ने आगे बताया, मधु, भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित हैं। ये वर्ग हैं वन क्षेत्र की भूमि और कृषि कार्य के लिए उपलब्ध भूमि। तो भूमि के उपयोग को 2 वर्गों में बांटा गया है। क्या है? एक है वन क्षेत्र और दूसरा है कृषि कार्य के लिए उपलब्ध भूमि। अब कृषि कार्य के लिए जो उपलब्ध भूमि है उसमें से बंजर एवं व्यर्थ भूमि है और सड़क मकान उद्योग में लगी भूमि है। मतलब कुछ भूमि है जो बंजर जो हैं वही व्यर्थ हैं, मतलब किसी काम के नहीं है। सड़क मकान उद्योग में लगी भूमि। उसके बाद क्या है? परती भूमि। परती भूमि में भी 2 तरह के हैं। चालू परती, जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि कार्य नहीं किया गया हो उसको क्या बोलते हैं? चालू परती भूमि। परती भूमि तो हो गया, लेकिन उसमें से ये जिस पे 1 साल से खेती नहीं की गई हो उसको बोलेंगे चालू परती भूमि। और अन्य परती भूमि, जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं की गई हो, जिस भूमि पर 1 साल से अधिक और 5 साल से कम के बीच में खेती नहीं की गई है, उसको क्या बोलते हैं? अन्य परती भूमि। और अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अस्थाई चारागाह जो है वो क्या है? वो कृषि के अयोग्य है, मतलब वहाँ पे खेती नहीं की जाती है। कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि के लायक है लेकिन वो बंजर भूमि है, जिस भूमि पर 5 वर्षों से अधिक समय से खेती नहीं की गई है लेकिन वो खेती के लायक है मगर उस पर खेती नहीं की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कृषि योग्य बंजर भूमि। शुद्ध बोई गई भूमि, शुद्ध बोई गई भूमि जहाँ पे कि खेती की जाती है। दादाजी बोले, बिल्कुल सही। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के पोषण एवं आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने
के कारण वन एवं कृषि क्षेत्र घटते जा रहे हैं। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का भी काफ़ी अधिक उपयोग हुआ है। दादाजी ने क्या कहा कि बढ़ती जनसंख्या के पोषण, मतलब ये जो जनसंख्या बढ़ रही है इसको तो भोजन चाहिए और इसको रहने के लिए आवास चाहिए, तो इन दो चीज़ों की पूर्ति के लिए क्या किया जा रहा है, वन क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र दोनों पे अतिक्रमण किया जा रहा है। यानी जहाँ पे ये जनसंख्या बढ़ रही है वो इस वन क्षेत्र को काट के वो क्या कर रहा है, घर मकान को बना रहा है, या फिर कृषि योग्य भूमि को खत्म करके वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं। तो वन और कृषि क्षेत्र घट रहे हैं। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इस जनसंख्या को पोषण उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जा रहा है, फसल की उपज को बढ़ाया जाना है। इसके लिए रासायनिक उर्वरकों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। अति सिंचन एवं पशुचारण, अति सिंचन मतलब बहुत अधिक सिंचाई का उपयोग, और पशुचारण मतलब पशु को खिलाने की जो क्रियाएं हैं, और जल जमाव से भी मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता का गुण भी बढ़ा है। क्या है, बहुत अधिक सिंचाई, हम नहरों की पानी से जो खेतों की सिंचाई करते हैं, और पशुचारण के कारण क्या होता है कि क्रियाएं भी हमारे इस पृथ्वी को, इस भूमि को नुकसान दे रही है। और जल जमाव से क्या होता है, मिट्टी में लवणता बढ़ रही है, क्षारीयता बढ़ रही है, यानी नमक की मात्रा बढ़ रही है। इन सभी कारणों से भूमि के स्वाभाविक गुणों में ह्रास आ रहा है। हमारे आपके यहाँ की भूमि जो है, उस भूमि में लवणता बढ़ रही है और क्षारीयता बढ़ रही है। इस वजह से उसका जो वास्तविक स्वभाव था उसमें ह्रास हो रहा है, यानी वो खराब हो रहा है, जिसे भूमि का नवीकरण कहा जाता है। जहाँ पे लवणता बढ़ रही है और क्षारीयता बढ़ रही है, ऐसे भूमि को क्या कहा जाता है, नवीकरण। भूमि का नवीकरण कहते हैं, मतलब ये नए रूप में भूमि का जो है उत्सर्जन हो जाता है। भूमि के अवैज्ञानिक एवं अनियोजित उपयोग के कारण मरुभूमि का प्रसार, भूमि कटाव एवं भूमि के बंजर होने जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। भूमि का अवैज्ञानिक यूज जो है, हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि भूमि का कटाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम जंगल को काटते हैं तो हरियाली चली जाती है, वहाँ से जंगल कटने से हरियाली चली जाती है, तो जिस वजह से हमारे यहाँ का वर्षा प्रभावित होता है, हमारे यहाँ का वायुमंडल प्रभावित होता है। इस वजह से भूमि बंजर होती जा रही है। जब हर एक जगह सिर्फ मकान ही मकान होगा, पानी का जमाव नहीं होगा, नदी नाले नहर नहीं होंगे, तो हमारे ज़मीन के नीचे का जो जल स्तर है वो खराब होगा, जिस वजह से हमारी भूमि बंजर हो जाएगी। तो ऐसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मधु ने कहा तब तो भूमि को संरक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या क्या करना होगा? दादाजी बोले इसके लिए हमें छोटे छोटे कुछ उपाय या काम करने होंगे। जैसे भूमि का उपयोग नियोजित तरीके से करें, मतलब जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसके अनुसार हम भूमि का उपयोग करें, ना कि वन क्षेत्र को काट के हम वहाँ पे घर बना लें। कृषि योग्य भूमि को जो है हम वहाँ पे घर मकान कल कारखाने लगा दें। भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए, वन का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए। जैविक कृषि पर बल दिया जाए, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम किया जाए। मरुभूमि के सीमांत पर, यानी जहाँ से मरुभूमि का अंत होता है, वहाँ पे क्या झाड़ियाँ लगाई जाएं। झाड़ियाँ लगाने से क्या होगा कि कुछ तो वहाँ के वायुमंडल में सुधार होगा, और जब कभी भी बारिश होगी तो उस बारिश में वहाँ की मिट्टियाँ जो है वो सुरक्षित रहेंगी। तो धीरे धीरे वो जो मरुभूमि है वो भी उपजाऊ भूमि में बदलेगा बहुत लंबे समय के बाद। भूस्खलन रोकने के लिए पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण हो एवं प्रतिरोधी दीवारें बनाई जाए। भूस्खलन क्या होता है? भू मतलब भूमि है, स्खलन मतलब निकल जाना।
तो भूमि मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हैं, भूमि का जो पठार जो है वो क्या होता है, वो ढह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घसक जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए उनके ढलानों पर पेड़ों का वृक्षारोपण मतलब पौधे को लगाना वो होना चाहिए, और उस ऊंची वाली भूमि के ढलान पर दीवार बनाया जाना चाहिए, जिससे कि उस भूमि को ससरने से, घसकने से उसको रोका जा सके। मृदा या फिर मिट्टी। अब देखिए मृदा संसाधन क्या है। रीना, सुरेश, सलमा और सुखविंदर एक साथ मिट्टी से खेल रहे थे। रीना मिट्टी से गाड़ी बना रही थी तो सुरेश मिट्टी की गोलियां। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त एवं खुश थे। अचानक सुखविंदर बोला, इतनी मिट्टी आई कहाँ से? क्या मिट्टी के बिना भी चीजें उग पाती? रीना बोली, देखो ना, पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे, घास एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं उनमें से अधिकांश मिट्टी में ही तो उगते हैं। मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहा जाता है, यानी आप मिट्टी बोलें या मृदा बोलें, क्या है वो एक ही चीज़ है। तो जितने भी पेड़ पौधे 90%, 90% या 99% यानी 99% जो पेड़ पौधे होते हैं वो इसी मृदा में, इसी मिट्टी में पाए जाते हैं। कुछ एक पेड़ पौधे होते हैं जो पठारी क्षेत्रों में पत्थरों में उगते हैं। सुरेश बोला, मेरी दीदी बता रही थी कि पौधे अपना भोजन एवं आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। मृदा पृथ्वी के सबसे ऊपर, भूपटल के ऊपर पाई जाती है। मृदा कहाँ पाई जाती है? इस भूमि के सबसे ऊपरी भाग पे मृदा पाई जाती है। इस सतह में पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सभी जरूरी खनिज तत्व, पोषक तत्व एवं चट्टानों के कण मौजूद होते हैं। पोषक तत्वों के रूप में मृदा में ह्यूमस, वायु, जल एवं सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं, और ये सभी क्या होते हैं? ये पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जिस तरह हम लोग अपना भोजन पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसी तरह ये जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य की किरणों से, उसके बाद हवा से, और फिर जिस जमीन पर वो उगते हैं उस जमीन के खनिज तत्व, पोषक तत्व, चट्टानों के कणों में मौजूद पोषक तत्वों के रूप में वो मृदा से ह्यूमस, वायु, जल एवं सूक्ष्म जीवाणु को प्राप्त करते हैं। उसी से वो क्या होता है? उनमें वृद्धि होती है और वो अपना भोजन बनाते हैं और वो जीते हैं। मृदा का उपयोग। सलमा बोली, रीना तुम बताओ तो मृदा के क्या क्या उपयोग हैं? रीना सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद बोली, फसलों की खेती करने में, पेड़ पौधा घास झाड़ियों को उगने में, गृह निर्माण में, मूर्तियां बनाने में, ईंट, खिलौने, गमला, घड़ा, सुराही, खपड़ा इत्यादि बनाने में। सुखविंदर बोल उठा, अब मैं बताऊंगा। अब देखिए मृदा का उपयोग, मिट्टी का उपयोग कितने कामों में होता है। आप अपने क्षेत्र में भी अगर जहाँ कहीं भी आप हैं तो आप इस तरह के चीज़ों को आप पता कर सकते हैं कि आप मिट्टी से क्या क्या करते हैं। घर बनाते हैं तो भी आप मिट्टी का उपयोग करते हैं, घड़े बनाते हैं तो भी आप मिट्टी का उपयोग करते हैं, दिए बनाते हैं तो भी आप मिट्टी का उपयोग करते हैं, मूर्तियां बनाने के लिए आप मिट्टी का उपयोग करते हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं जिनसे आप मिट्टियों का उपयोग करते हैं। मिट्टी का गिलास, दिया, कलश इत्यादि बनाने के लिए, मेड़, खेतों में जो मेड़ बनाते हैं, या फिर बड़े बड़े बांध, पानी को रोकने के लिए तटबंध, कच्ची सड़कें इत्यादि के निर्माण में भी तो मिट्टी का ही उपयोग किया जाता है। मृदा निर्माण। अब ये मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? सुरेश ने कहा, आखिर इतनी मिट्टी बनती कैसे है? सलमा बोली, किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान होता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं।
टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद वह चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुक्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा कहलाता है। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाती है। क्या हुआ? सबसे पहले जो मुख्य चट्टान है वो चट्टान या तो बारिश में या फिर हवाओं से या फिर भूस्खलन से एक चट्टान दूसरे चट्टानों से टकराती है। उससे जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं वो फिर पानी के साथ बह के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसमें वो एक दूसरे से टकराते हैं तो वो टूटते हैं। आपने बालू देखा होगा, आप अगर किसी भी नदी में जाएंगे तो वहाँ आपको बालू मिलेगा। वो बालू कहाँ से आया है? वो बालू बना नहीं है, वो बालू बड़े बड़े चट्टानों को आपस में टकराने से छोटे छोटे पत्थरों में वो परिवर्तित हुआ और छोटे छोटे पत्थर आपस में टकरा के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हुआ है। और उन छोटे छोटे कणों को भी एक दूसरे से टकराते टकराते सैकड़ों लाखों वर्षों के बाद वो क्या होता है? वो मृदा में परिवर्तित होता है। साथ ही साथ हमारे इस भूमि पर जो पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं, वो जब पेड़ पौधे सड़ते हैं, उसके पत्ते सड़ते हैं, पेड़ पुराने होके जब खत्म हो जाते हैं, जंगलों में वो सड़ते हैं, तो सड़के फिर वो क्या बनते हैं? वो मृदा का रूप लेते हैं। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और फिर इन चट्टानों के टुकड़े से बने डस्ट, ये सब आपस में मिलके बहुत दिनों के बाद फिर वो क्या करते हैं? वो मृदा का निर्माण करते हैं। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। रीना बोली, बाप रे, मिट्टी बनने की इतनी लंबी प्रक्रिया है। मैं तो सोचती थी कि मिट्टी अपने आप बन जाती है। अब देखिए, जैविक एवं रासायनिक ऋतुक्षरण पेड़ पौधे, अभी मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना एवं गलना रासायनिक ऋतुक्षरण कहलाता है। जब वो सड़ता है, गलता है, पेड़ पौधे जो सड़ते गलते हैं और चट्टानें पानी के द्वारा एक दूसरे से टकराते हुए जब आगे बढ़ती हैं, तो वो सभी क्या कहलाते हैं? ऋतुक्षरण कहलाते हैं। भौतिक ऋतुक्षरण तापमान में उतार चढ़ाव, तुषार क्रिया तथा चट्टानी परतों के फैलने सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतुक्षरण कहलाता है। भौतिक ऋतुक्षरण किसको कहते हैं? या तो तापमान में वृद्धि होने से या कमी होने से जो चट्टानों में फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है, उससे चट्टानें टूटती हैं, या फिर चट्टानों पे धूप लगने से, हवा लगने से चट्टानों के बाहरी फेस पर अपर्दन की क्रिया होती है, उससे चट्टानें टूटती हैं। और उन टूटे हुए चट्टानों से फिर एक दूसरे से चट्टानें टकराती हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े टकराते हैं, उनको क्या कहा जाता है? भौतिक ऋतुक्षरण। और जो जैविक या रासायनिक ऋतुक्षरण है वो क्या होता है? वो पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रक्रिया से चट्टानों का टूटना, गलना, ये सभी क्या है? ये रासायनिक ऋतुक्षरण है। जब पेड़ पौधे मरते हैं, सड़ते हैं, तो सड़ते हैं जब वो धूप से और पानी से, तो वहाँ क्या होता है? रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। जीव जंतु, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिलाई, ये जो मरते हैं, मरने के बाद वो सड़ते हैं, गलते हैं, क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया होती है वहाँ पे। मानवीय क्रियाएं, मनुष्य के द्वारा कुछ बहुत सारी चीज़ें की जाती है, तो और जल की प्रतिक्रिया से, इन सब को मिला के क्या बोला गया? रासायनिक ऋतुक्षरण। और फिर ये भौतिक ऋतुक्षरण है। अब मृदा को देखिए, यहाँ पे कुछ अलग अलग भागों में बांटा गया है। क्या है? अस्तर और ह्यूमस है, ये मृदा की सबसे ऊपरी परत है जो कि उपजाऊ होती है। अस्तर ब, बालू एवं पंख, इसमें क्या होता है? बालू और पंख होता है। अस्तर 100 में
ऋतुक्षरित कण। ऋतुक्षरित कण मतलब ये जो ऋतुक्षरण होता है उससे जो कण बनते हैं वो इस लेयर में होते हैं। स्तर 2 मौलिक चट्टान, मतलब मेन चट्टान जो है ये वास्तविक रूप में जो चट्टान है ये है, लेकिन इसमें जो भौतिक ऋतुक्षरण हुआ इस वजह से ये परिवर्तन होते 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 ये ह्यूमस यानी मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सुखविंदर ने कहा मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी अवधि में पूरी होती है। इस दौरान मृदा के 3 स्तर तैयार हो जाते हैं। इन्हें ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः अ स्तर, ब स्तर और स स्तर कहा जाता है। ऊपरी स्तर अ में ह्यूमस की अधिकता होती है, अभी हम लोगों ने देखा। ब स्तर में बालू एवं पंख की प्रधानता होती है। स स्तर में ऋतुक्षरण से प्राप्त चट्टानी कण मिला करते हैं, जबकि सबसे निचले स्तर में मूल चट्टानें होती है। इसे स्तर 2 भी कहा जाता है। मृदा के प्रकार। मीरा ने पूछा क्या सभी जगह की मिट्टी एक ही प्रकार की होती है? सलमा ने कहा मैं बताती हूँ। मृदा निर्माण के कारकों में स्थानीय भिन्नता के कारण सभी जगह एक तरह की मृदा नहीं पाई जाती है। मृदा वर्गीकरण के कई उदाहरण हैं। पहला क्या है देखिए, उर्वरता। इस आधार पर मृदा को उर्वर और अनुर्वर 2 भागों में बांटा जाता है। उर्वर मृदा उपजाऊ होती है, जबकि अनुर्वर मृदा में उपजाऊपन कम होता है। नदी घाटी क्षेत्रों की मृदा उर्वर तथा पहाड़ी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों की मृदा अनुर्वर होती है। गठन एवं संचरण। इसके आधार पर मृदा को बलुई मृदा, चिकनी मृदा एवं दोमट मृदा में बांटा जाता है। बलुई मृदा में बालू और कले दोनों होता है, परंतु इसमें बालू का अंश अधिक होता है। चिकनी मृदा में कले की अधिकता होती है, जबकि दोमट मृदा में बालू और कले का मिश्रण लगभग समान अनुपात में होता है। मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला क्या है? उर्वरता। उर्वरता में क्या है? एक मृदा है उर्वर। उर्वर मृदा किसको बोलते हैं? जिसपे हम अच्छी तरीके से खेती करते हैं, जो जिसको उपजाऊ भूमि बोलते हैं। और अनुर्वर मृदा क्या है? जहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे हम फसलें नहीं उगा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनुर्वर मृदा। और गठन और संचरण क्या है? इसके आधार पर मृदा को बलुई मृदा या फिर चिकनी मृदा या फिर दोमट मृदा। बलुई मृदा किसको कहते हैं? जिसमें बालू की मात्रा और कलई की मात्रा होती है, लेकिन कलई की मात्रा कम होती है और बालू की मात्रा अधिक होती है। चिकनी मृदा में क्या होता है? चिकनी मृदा में कलई की अधिकता होती है, बालू की भी कम होती है। और दोमट में बालू और कलई, कलई मतलब बोलते हैं उसको कीचड़ टाइप का चीज़, तो वो दोनों समान मात्रा में होते हैं। रंग के आधार पर इस आधार पर मिट्टी को लाल मृदा, काली मृदा, भूरी मृदा और बादामी मृदा में बांटा जाता है। अब मृदा के प्रकार, इस से आगे के पाठ को हम लोग अगले अध्याय में सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। इतना बड़ा वीडियो हमको अपलोड करना और आपको भी पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो आज के इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप अगर यहाँ तक आए हैं तो इसके बाद वाले क्लास को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से जाके आप इसके बाद वाले क्लास को भी देख सकते हैं। वीडियो क्लास आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट में।